हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। ये ध्यान रखना आप सभी लोग। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई क्यों है? क्योंकि नई अभी 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 आई है ये 2020। ठीक है, 29 ऑफ जुलाई 2020 को, अभी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर। एजुकेशन पॉलिसी अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर आ चुकी है। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है भाई, क्या इसकी जरूरत है? तो वह इसका जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। ठीक है, आप देखो कि वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग तरीके से चेंज हो चुका है, जबकि हम अभी उसी लर्निंग अप्रोच पे चल रहे हैं, पुरानी परी। ठीक है, तो हमको अपनी अप्रोच चेंज करने का समय आ चुका है, और थोड़ा देर से आया लेकिन आ गया। और जो इसका ड्राफ्ट है, अगर उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग एक इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाता है, तो ये एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बनेगी। देखो, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई है वो 1968 में आ चुकी है, 1986 में आई है, और फिर उसके बाद में 2020 में आई है। ठीक है, ये 1986 में जो आई थी, वो 1992 में थोड़ा बहुत चेंज भी, संशोधन भी किया गया है इसमें। ठीक है, और नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। ठीक है, और आते आते 34 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 1968 में जो आई थी वो इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी भाई, है ना। थोड़ा बहुत हमारी जनरल नॉलेज को इंक्रीज कर देता हूँ। 1986 में जब आई तो राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और जब ये 1992 में आई तो पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते। ठीक है, जब चेंजिंग आई, और आज 2020 की जब आई है, तो ये आफ्टर 34 ईयर्स, ये एक लंबा गैप इन्होंने लिया है, 34 साल का, तब जाके इस जो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होने लगी तो इसको लिया है। दो तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कहाँ कहाँ, स्कूल और कॉलेज लेवल दोनों पर, है ना। तो प्राइमरी लेवल लेके चल लेता हूँ, एक प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी एजुकेशन पर, और एक हायर एजुकेशन, दोनों लेवल पे इन्होंने चेंजिंग की है। प्राइमरी लेवल पे भी चेंजिंग करी है, और हायर लेवल पे भी इन्होंने चेंजिंग करी है, बहुत ज्यादा चेंजिंग की है ना। तो आपको समझना है थोड़ा ध्यान से, ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें हैं, तो समझते हैं थोड़ा। और एक और चीज लिख लो यहाँ पे कि किसकी सिफारिश पे आई है ये, के कस्तूरी रंजन। ठीक है, के कस्तूरी रंजन। कौन थे ये? अगर नहीं याद तो याद कर लेना भैया इनको। ये इसरो के चीफ रह चुके हैं हमारे, है ना। के कस्तूरी रंजन की सिफारिशों पर ये लाई गई है। ठीक है, इसरो के चीफ रह चुके हैं ये। ठीक, अब बात करते हैं इसके एम के बारे में, थोड़ी इस बात में समझते हैं क्या कह रहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो विद द एम ऑफ सेवरल चेंजेस फ्रॉम स्कूल सिस्टम टू कॉलेज सिस्टम, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। जो एम है वो क्या है कि इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन जाए, हमारी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर इंडिया को बनाना है। ठीक है, इसके लिए तो आमूलचूल परिवर्तन बहुत जरूरी है ना, तो वही किए जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम हो गया है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो थी, उस एमएचआरडी का नाम बदल के एमओई हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, नाम चेंज हुआ है इसका। और तो पुरानी पॉलिसीज आई है वो तो आई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पे या सीनियर सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पे जो चेंजिंग करी गई है, और दूसरी चेंजिंग जो इन्होंने की है हायर एजुकेशन के लेवल पे, क्या क्या चेंजिंग की गई है, किस तरीके से चेंजिंग की गई है, क्या क्या हमें समझना है। जो जरूरी पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस करूंगा मैं, है ना। तो पहले बात करता हूँ मैं प्राइमरी के लेवल पे, है ना, या प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहली बात तो आपको ये समझनी है, इनका जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको 100% लाना है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे बाई 2030, 2030 तक इसको 100% बनाना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को पंजीकृत करना है, बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करना है, सारे बच्चों को 100% 2030 तक। ठीक है, इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है लेकिन ये चीज है ना। दूसरी चीज 1986 में क्या था, प्लस टू, सबने सुना है प्लस टू प्लस टू प्लस टू, 10+2 स्ट्रक्चर था। अब क्या हो गया, 5+3++4। देखो भाई, इसको थोड़ा समझा देता हूं तुम्हें। जो 1986 का स्ट्रक्चर था और जो 2020 का स्ट्रक्चर है, 1986 का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 था,
और 2020 का जो स्ट्रक्चर है ये है 5+3+3+4। और 1986 में जो होता है वो 10+2 ईयर्स के बारे में बात कर रहा है, ये 10 साल की बात करता है यहाँ पे, और यहाँ 2 साल की बात करता है यहाँ पे। ये 10 साल की जो बात करता है, ये ग्रुप कौन सा हो जाता है? ये ग्रुप बनता है 6 to 16 ईयर्स का, जैसे 16 साल का। ये जो ग्रुप बनता है 16 से 18 साल वाले बच्चों का बन जाता है। इस तरीके से शिक्षा को डिवाइड कर दिया था 2 जगह बस। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 2020 में क्या किया, 5 साल तो यहाँ पे रहे, फिर 3 साल यहाँ रहे, फिर 3 साल यहाँ, और फिर 4 साल यहाँ। 5 3 3 4 इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। 5 साल को भी फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया है, 3 और 2 के रेशो में। 3 ईयर्स यहाँ पे और 2 ईयर्स यहाँ पे। ये ईयर्स चल रहे हैं भाई, ध्यान देखना, 3 साल 3 साल 4 साल। ठीक है, यहाँ 3 ईयर्स की बात अगर की गई है तो 3 ईयर्स किसके हैं? ये भाई तुम्हारा प्राइमरी लेवल पे है, ये तुम्हारा प्री स्कूलिंग की बात की गई है। प्री स्कूलिंग, नर्सरी लेवल जो तुम्हारा होता है। ठीक है, यहां पर जो 2 साल है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए दिए गए हैं। ठीक, ये 3 साल 3 to 5th क्लास तक के लिए दिए गए हैं। यहाँ 3 साल 6 से 8th क्लास तक के लिए दिए गए हैं। ये 4 साल 9 से 12वीं क्लास तक के लिए दिए गए हैं। ये बात समझ में, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर दिया गया। अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं अभी समझने के लिए। सबसे पहले तो मैंने बताया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है तो 2030 तक 100% करना है। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात की है इन लोगों ने, वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, इससे बच्चों के स्किल्स पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों के स्किल्स सुधरते हैं इससे, वोकेशनल ट्रेनिंग से क्या होता है, बच्चों के स्किल्स सुधर जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, 5th क्लास तक मदर टंग में, मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, ये कहाँ का मॉडल है? यूरोप का मॉडल है ये, क्योंकि यूरोप में ऐसा होता है, बच्चों को उनके अपने इतिहास के बारे में अपनी लैंग्वेज में अच्छा समझ में आ जाए। अपने आप को तो एटलीस्ट बच्चे जाने, अपने आप को नहीं जानेंगे तो क्या होगा फिर उन बच्चों का भाई। एक 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट, कहाँ का मॉडल हो सकता है ये सोचो, चाइना का मॉडल है ये। चाइना में 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट, वाइट हेड जूनियर का कितना तो ऐड आ रहा है, तो समझना है उस चीज को। ठीक है, एक इसमें लास्ट पॉइंट है, एक इन्होंने एक लास्ट पॉइंट, मैं अपनी तरफ से लास्ट बोल रहा हूँ, वो है तो बहुत बड़ा, तुम खुद पढ़ सकते हो, ड्राफ्ट बहुत बड़ा है। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चों का ये बनाया जाएगा। इससे बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसका इंटरेस्ट जाग रहा है, ये सब चीजें पता चलती रहेंगी हम लोगों को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बताना। इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ डिस्कस किया है, इनको समझ लेना आप लोग, है ना। आगे बात करता हूँ, अगर मैं हायर एजुकेशन की, तो ग्रेजुएशन की बात मैं करूँ तो 2 तरीके से डिवाइड होती है, 3 इयर्स का कोर्स होता है, 4 इयर्स का कोर्स होता है। यहाँ पर भी बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, 3 में एक एक एक, ये अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप लगा मुझे। ये एक, ये एक, ये एक और ये एक एक साल का यहाँ पे दिया है इन्होंने, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, और यहाँ 1 ईयर है 1 ईयर है 1 ईयर है 1 ईयर है। अब क्या है कहने का मतलब, यहाँ पर इजी एंट्री एंड एग्जिट है, इसका मतलब समझाऊंगा अभी। इजी एंट्री एंड एग्जिट का क्या मतलब है, ये बात कहां से आ गई? देखो ऐसा होता है, और हम सब लोगों ने फेस भी किया होगा, कुछ बच्चों ने फेस भी किया होगा, कि अगर पहली साल के बाद में ड्रॉप आउट हो जाते हो, छोड़ दिया कॉलेज, तो भविष्य में फिर अगर सेकंड ईयर के बाद में छूट गया तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या काम किया इन लोगों ने, ये अच्छा काम कर दिया एक, क्योंकि अगर तूने पहले साल के बाद छोड़ भी दिया तो तुम्हें यहाँ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सेकंड ईयर के बाद छोड़ा तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुमको, समझे। उसी तरीके से यहाँ पे होगा। 4 साल की डिग्री कौन सी होती है? बीटेक वगैरह करते हैं, मेडिकल जो लेते हैं। अगर तुमने बीच में छोड़ के फिर दोबारा से स्टार्ट करने की सोची है तो तुमको वहीं से स्टार्टिंग मिल जाएगी। आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, आप सर्टिफाई कर दिए गए हो कि यहाँ तक आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, एक इन्होंने इन लोगों ने हायर
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण होगा। तो हायर एजुकेशन की एकमात्र रेगुलेटरी बॉडी होगी HECI, इसका नाम होगा भाई, है ना। एकमात्र रेगुलेटरी बॉडी होगी सबके ऊपर, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। दूसरी चीज, इन्होंने मेरू का निर्माण किया है, MERU, बहुत अच्छा है ये, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इनके बारे में भी बात की। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कई तरीके के अप्रोच के साथ में आप, आपके पास चॉइस होगी कि मैं इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स रखना चाहता हूँ ग्रेजुएशन में, मेरे पास चॉइस होगी। पहले क्या आर्ट और साइंस में बांट दिया संसार को, अब चॉइस होगी आपके पास में, आपको क्या लेना है। मैं अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहता हूँ, तो ये काम भी आप यहाँ पे रह के कर सकते हो, इसमें ये काम किया जा सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एमएड जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दी गई है। क्या मतलब है इसका? एमएड नहीं है, एमएड नाम की कुछ चीज नहीं बचेगी अब, ठीक है। एमएड को डिसकंटिन्यू कर दिया है इन लोगों ने। टीचर्स के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स होगा, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। टीचर्स के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, ट्रेनिंग कोर्स होगा बीएड का। और इनका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% लाना है 2035 तक, ठीक है। अभी 26% के आसपास है, 26.3% है अभी फिलहाल में, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, इसको 50% तक लाना 2035 से। ये भी एक हार्ड टास्क है दोस्तों, मुश्किल टास्क है ये भी, है ना। चलो तो भाई, ये मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अब इसके कुछ की पॉइंट्स जो इन्होंने बताए हैं इनको देख लो एक बार। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर एम्फेसाइज किया है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार आप सभी लोग। मदर टंग से पढ़ाना होगा, मैंने आपको डिस्कस कर दी है सारी चीजें। टीचर्स की एजुकेशन के बारे में भी आपको बता दिया, 4 ईयर का बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा टीचर्स को, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते आपको कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें बता के जाता हूँ। भारत में शिक्षा का किस तरीके से व्यवस्था बनी है, तो देखो, आप सब लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 में आते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ठीक है। पार्ट 4 में, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बोलते हैं ना, ये वही है डीपीएसपी पार्ट 4 में। इसमें 2 आर्टिकल हैं भाई। आर्टिकल कौन सा? 45 और 39F। इनमें दोनों में क्या है, स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में बात की गई है ना। स्टेट फंडेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की गई है इसके अंदर, तो इनको देख सकते हो आप एक बार, इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में देख सकते हो। दूसरी चीज, एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था, है ना। इसमें क्या हुआ था कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को पहुंचा दिया गया था। स्टेट लिस्ट कौन सी होती है? राज्य की सूची होती है, और ये समवर्ती सूची, राज्य सूची से समवर्ती सूची में पहुंचा दिया गया था। राज्य सूची से समवर्ती सूची में पहुंचा दिया गया था किसको? एजुकेशन को, शिक्षा को, ठीक है। और इसके बाद में 86th अमेंडमेंट, क्या हुआ इससे? 2012 में जो आया, आर्टिकल कौन सा जुड़ा इससे? 21A, फंडामेंटल राइट बना दिया गया एजुकेशन को, ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद में राइट टू एजुकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा। राइट टू एजुकेशन आरटीई आया था ना, याद है 2009 में, ये सबसे लास्ट में यही हुआ है, ठीक है। इसमें क्या गया गया 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, फ्री शिक्षा की बात भी की गई इसमें, ठीक है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भाई समझना है, नई एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी लगी, मुझे अच्छी लगी। अगर इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से हो जाती है तो काफी कुछ चेंजिंग है इसके अंदर, काफी कुछ समझना है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।